Hello friends, welcome back to our channel Enlighten Lives. So today in this video I will discuss about autism spectrum disorder, and I will also be discussing the characteristics of autism spectrum disorder, the types of it, and how can you assess the tools of assessment and the teaching methods that you can use in this. So let's begin. What is autism spectrum disorder? It is a condition related to brain development that impacts how a person perceives and socializes with others, causing problems in social interaction and communication. तो ये एक ब्रेन डेवलपमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से एक इंसान लोगों के साथ सोशलाइज करने में या उसको सोशल इंटरेक्शन किसी और के साथ कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है. दिस डिसऑर्डर ऑल्सो इंक्लूड्स लिमिटेड एंड रिपीटेटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर. तो जिसको ये प्रॉब्लम होती है वो कुछ लिमिटेड बिहेवियर के पैटर्न्स होते हैं उसके, या फिर एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करता रहता है, तो रेपिटेटिव पैटर्न्स होते हैं. सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स आर हैज़ पुअर आई कॉन्टैक्ट एंड लैक्स फेशियल एक्सप्रेशन. तो जो भी जिसको भी ये प्रॉब्लम होती है, जिस चाइल्ड को या अडल्ट को, तो वो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं कर पाते किसी के साथ और फेशियल एक्सप्रेशन में भी लैक करते हैं. डजन स्पीक और हैज़ डिलेड स्पीच और लॉसेस प्रीवियस एबिलिटी टू से वर्ड्स और सेंटेंसेस. तो या तो बहुत कम बोलते हैं या फिर रुक रुक कर बोलते हैं, उनको स्पीच में प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है. कांट स्टार्ट अ कन्वर्जेशन और कीप ऑन गोइंग और ओनली स्टार्ट्स वन टू मेक रिक्वेस्ट और लेबल आइटम्स. तो कभी कभार वो कभी भी कोई कन्वर्जेशन किसी के साथ कोई बात स्टार्ट नहीं करते या फिर कंटिन्यूसली कुछ नहीं बोल सकते. वो सिर्फ तभी बोलते हैं या उन्हें कोई रिक्वेस्ट करनी होगी या किसी चीज़ को लेबल आइटम का नाम लेना होगा, यानी कि सिर्फ कुछ वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. दे डोंट यूज़ कंप्लीट सेंटेंसेस. Speaks with an abnormal tone or rhythm and may use a sing song voice or robot like speech. तो बहुत ही एबनॉर्मल टोन में बात करते हैं और या फिर रोबोट की तरह उनकी स्पीच की तरह या फिर साउंड कर सकते हैं वो. रिपीट वर्ड्स और फ्रेज वर्बेटम बट डज नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ दैम. तो वो कुछ वर्ड्स को रिपीट करते हैं बार बार सेम फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को रिपीट करते हैं, पर वो खुद नहीं समझते कि वो उन सेंटेंसेस को कैसे यूज़ करना है. डज़ नॉट अपीयर टू अंडरस्टैंड सिंपल क्वेश्चंस और डायरेक्शन. और वो नॉर्मल आपके सिंपल क्वेश्चंस को नहीं समझ पाते हैं, और जो डायरेक्शन अगर आप उन्हें कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो वो उनको समझने में प्रॉब्लम होती है. डज़ नॉट एक्सप्रेस इमोशंस और फीलिंग्स एंड अपीयर्स अनअवेयर ऑफ अदर्स फीलिंग्स. तो अपने इमोशंस और फीलिंग्स किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करते और दूसरों की फीलिंग्स को भी नहीं समझ पाते. Now, the patterns of behavior that is very general in this autism spectrum disorders are performs repetitive movements such as rocking, spinning और hand flapping. बार बार ताली बजाना, हाथों को हिलाना या घूमना, स्पिन करना, कुछ ऐसे repetitive movements होते हैं जो वो बार बार करते हैं. Perform activities that could cause self harm such as biting और head banging. तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी करते हैं खुद को नुकसान पहुंचाना, जैसे काट लेना अपने आप को या हेड दीवार में सर मारना कुछ. डेवलप स्पेसिफिक रूटीन्स और रिचुअल्स एंड बिकम डिस्टर्ब्ड एट द स्लाइटेस्ट चेंज. तो वो इन लोगों का एक सेट और फिक्स्ड रूटीन हो जाता है, अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंज होता है तो ये इनको डिस्टर्ब कर देता है. हैज़ प्रॉब्लम्स विद कोऑर्डिनेशन और हैज़ ऑड मूवमेंट पैटर्न्स सच एज क्लमजीनेस और वॉकिंग ऑन टोज एंड हैज़ ऑड स्टिफ और एग्जैजरेटेड बॉडी लैंग्वेज. तो इनको कोऑर्डिनेशन करने में बहुत दिक्कत होती है और कुछ ऐसे अजीब मूवमेंट पैटर्न्स हो जाते हैं, जैसे टोस पर वॉक करना या फिर स्टिफ बॉडी हो जाना या एग्जैजरेटेड बॉडी लैंग्वेज, मतलब बहुत ज़्यादा कभी कभार खड़े खड़े हिल रहे हैं, एग्जैजरेट फालतू में हिल रहे हैं, या बहुत स्टिफ हो गई है बॉडी. तो बहुत ही ऑड मोमेंट्स शो करते हैं. इज़ फैसिनेटेड बाय डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच एज द स्पिनिंग व्हील्स ऑफ अ टॉय कार बट डज़ नॉट अंडरस्टैंड द ओवरऑल पर्पस और फंक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो ये अगर कोई टॉय इनको दोगे तो ये उनके ऑब्जेक्ट्स के डिटेल से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, जैसे कि एक टॉय कार में व्हील क्यों घूम रहा है, लेकिन वो उसका फंक्शन नहीं समझ पाते. इज़ अनयूजुअली सेंसिटिव टू लाइट, साउंड और टच येट मे बी इनडिफरेंट टू पेन और टेम्परेचर. तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं लाइट से, साउंड या टच करने से, येट मे बी इनडिफरेंट टू पेन और टेम्परेचर. डज नॉट एंगेज इन इमिटेटिव और मेक बिलीव प्ले.
मतलब वो किसी को भी इमिटेट नहीं करते, ऐसे कुछ भी गेम्स में इन्वॉल्व नहीं होते इमिटेट करने वाले या इमेजिनेशन वाले। फिक्सेट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी विद एबनॉर्मल इंटेंसिटी और फोकस। तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी में ज़्यादा फिक्स हो जाते हैं वो, जो थोड़ी सी एबनॉर्मल होती हैं। हैज़ स्पेसिफिक फूड प्रेफरेंसेस सच एज ईटिंग ओनली अ फ्यू फूड्स और रिफ्यूजिंग फूड्स विद अ सर्टेन टेक्सचर। तो इनके कुछ फूड प्रेफरेंस होते हैं कि कुछ ही फूड्स को ये रेपिटेटिवली रोज़ रोज़ खाना पसंद करते हैं, और अगर कुछ कोई ऐसा स्पेसिफिक टेक्सचर का फूड है और वो पसंद नहीं है तो उस टेक्सचर को या उस टाइप के फूड को खाना के लिए रिफ्यूज़ कर देते हैं। Now there are various types of autism spectrum disorders, and under this comes pervasive development disorder, autistic disorder, Asperger syndrome, children disintegrative disorder, and Rett syndrome. We'll understand this one by one. Pervasive developmental disorder. So what is this? This refers to a group of disorders characterized by delays in the development of socialization and communication skills. तो ये एक डिले मतलब ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें सोशलाइजेशन कम्युनिकेशन स्किल्स का जो डेवलपमेंट है वो डिले हो जाता है, यानी कि बहुत लेट हो पाता है। Child on the spectrum may repeat certain types of play, have trouble with make believe, and be more interested in parts of a toy rather than the toy itself. तो जिसको ये बच्चे को प्रॉब्लम होती है वो मेक प्ले गेम्स में, मेक बिलीव प्ले, इमेजिनेशंस में, इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता और टॉय के पार्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है रादर देन द कंप्लीट टॉय। दे नीड स्ट्रिक्ट स्केड्यूल्स एंड डोंट लाइक चेंजेस टू देयर रूटीन्स। तो उनको स्ट्रिक्ट रूटीन चाहिए होता है अपनी लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में कोई भी चेंज पसंद नहीं होता। सो द सिम्टम्स आर फाइंड इट हार्ड टू कीप अप अ कन्वर्जेशन, किसी के साथ बात करने में उनको प्रॉब्लम होगी। हैव ट्रबल कंट्रोलिंग इमोशंस, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होगी। अगर उन्हें गुस्सा आ रहा है तो वो उसको अच्छे से किसी के सामने दिखाएंगे, अगर दे वॉन्ट टू लाफ तो वो किसी के सामने भी किसी भी सिचुएशन पे हंस देंगे। सो दे कैन नॉट कंट्रोल देयर इमोशंस। Perform repetitive behaviors like hand flapping, rocking, jumping, or twirling. So they perform repetitive behaviors. Now the next is autistic disorder. This is inappropriate response to the environment. Environment के बिल्कुल नेचर के बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं। डिसऑर्डर्ड थिंकिंग, उनकी बिल्कुल केओटिक थिंकिंग होती है, कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी करते हैं। सीवियर लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, लर्निंग कुछ पढ़ने में उनको प्रॉब्लम होती है। इंटेलिजेंस में प्रॉब्लम होती है, मतलब वो अपना प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता उनका ब्रेन। डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, कुछ भी अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है। ट्रबल इन अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर्स एंड द वर्ल्ड अराउंड हिम, दूसरों की फीलिंग्स को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है और जो आसपास उनके हो रहा है उसको भी नहीं समझ पाते। सो सिम्टम्स आर क्राई एंड लाफ फॉर नो अप्रोप्रिएट रीज़न, किसी भी रीज़न के वजह के अलावा वो क्राई रोते हैं और हंसते हैं बिना किसी रीज़न के। कांट कम्युनिकेट इफेक्टिवली, अच्छे से बात नहीं कर सकते। इनडिफरेंट टुवर्ड्स अदर, दूसरों के साथ अजीब बिहेव करते हैं। डिलेड वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब इंस्टेंट रिएक्ट नहीं करते, बहुत ही स्लो और डिलेड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नॉन वर्बल इज़ फेशियल एक्सप्रेशन और योर बॉडी लैंग्वेज। लैक ऑफ इंटोनेशन एंड एक्सप्रेशन इन स्पीच, और वो जो भी बोलते हैं उसमें कोई रिदम, कुछ ठहराव, कुछ नहीं होता, बस कॉन्टिन्यूसली कुछ भी बोल देते हैं। सेल्फ इंजरी सच एज हिटिंग द हेड ऑन द वॉल, तो अपने आप को सेल्फ हार्म भी करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज एस्पर्जर्स सिंड्रोम। दिस इज, और एस्पर्जर सिंड्रोम को ऑटिस्टिक सिंड्रोम का एंड भी माना जाता है, बिकॉज इन दिस the students or the children or maybe the adult, they are just as smart as other folks but they have more trouble with social skills. तो जिसको ये एस्पर्जर सिंड्रोम होता है वो नॉर्मल लोगों की तरह स्मार्ट होते हैं, बिहेव करते हैं, दे नो व्हाट टू डू, बट उनको सिर्फ सोशल स्किल्स में प्रॉब्लम होती है। दे ऑल्सो टेंड टू हैव एन ऑब्सेसिव फोकस ऑन वन टॉपिक और परफॉर्म द सेम बिहेवियर अगेन एंड अगेन, मतलब वो एक ऑब्सेशन हो जाता है उनको कि वो एक ही बिहेवियर को बार बार रिपीट करते हैं और यह एक ही टॉपिक पे फोकस करते हैं। डॉक्टर्स यूज इट टू डिस्क्राइब पीपल हु हैव ट्रबल टॉकिंग एंड राइटिंग बट हैव नॉर्मल इंटेलिजेंस। तो उनकी नॉर्मल इंटेलिजेंस होती है, बस उनको कॉन्वर्जेसन करने में, दूसरों से कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है या लिखने में प्रॉब्लम होती है। सो सिम्टम्स क्या हैं इसके? दे कांट मेक आई कॉन्टैक्ट, नहीं मेंटेन कर पाते।
Child seems awkward in social situations and doesn't know what to say or how to respond when someone talks to them. तो एक बच्चा बहुत ही ऑकवर्ड और अजीब फील करेगा सोशल सिचुएशंस में, और वो नहीं समझेगा कि कब क्या बोलना है और कैसे रिएक्ट करना है अगर वो कोई उससे बात कर रहा है तो. They may miss social cues. Cues are hints that are obvious to other folks, like body language or expression of people faces. तो अगर किसी इंसान को गुस्सा आ रहा है और वो उसके फेस पे एक्सप्रेशन दिख रहा है कि दैट ही और शी इज़ एंग्री, तो ये वो नहीं समझ पाएंगे. सोशल हिंट्स या फेशियल एक्सप्रेशन उनके नहीं समझ पाएंगे जो कोई और नॉर्मल इंसान समझ सकता है. They may not smile when they are happy or laugh at a joke, or they may speak in a flat robotic kind of way. तो वो कभी कभार वो हंसेंगे भी नहीं अगर वो हैप्पी हैं, या किसी जोक पर हंस भी कोई रिएक्ट नहीं करेंगे और रोबोटिक और फ्लैट टोन में बात करते हैं. They may eat the same food for breakfast every day or have trouble moving from one class to another during the day. तो उनको भी अपनी रूटीन में कोई चेंज पसंद नहीं होता, एक फिक्स्ड शेड्यूल के अंदर काम करना पसंद करते हैं और सेम फूड डेली खाना चाहते हैं. The next is children disintegrative disorder. That is, it is a condition in which children develop normally through age 3 or 4. Then over a few months they lose language, motor, social and other skills that they have already learned. तो इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि 3 और 4 ईयर तक बच्चा जो भी सीखता है उसके कुछ महीने बाद जो भी उसने सीखा, जितनी भी लैंग्वेज स्किल्स, मोटर स्किल्स यानी कि चलने वाली, कम्युनिकेशन स्किल्स, वो सब भूल जाते हैं. उनकी सारी स्किल्स भूल जाते हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं आफ्टर 3 और 4 ईयर्स. और रैपिडली मेल्ट्स अवे चाइल्ड्स एबिलिटीज़. ऑनसेट यूजुअली अकर्स आफ्टर द एज ऑफ 4 ईयर. 4 ईयर्स के बाद ही होता है ये. सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? सीवियर लॉस ऑफ सोशल कम्युनिकेशन एंड इंटरैक्टिव स्किल्स. तो सोशल कम्युनिकेशन और इंटरैक्टिव स्किल्स का लॉस हो जाता है, ख़त्म हो जाती हैं, भूल जाते हैं. फॉरगेट्स अबाउट बॉल एंड ब्लैडर कंट्रोल. मतलब उनको जो भी बाउल एंड ब्लैडर ट्रेनिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है वो उसको भूल जाते हैं. लॉस ऑफ लैंग्वेज स्किल्स. So next we have Rett syndrome. So Rett syndrome is a rare, severe neurological disorder that affect mostly girls. तो ये mostly girls को affect करता है, बहुत ही rare disorder होता है. It's usually occurred in the first 2 years of life. First 2 years में होता है. Affect the way the brain develops, causing a progressive loss of motor skills and speech. तो ये जो ब्रेन की डेवलपमेंट होती है उसको इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो मोटर स्किल्स यानी कि चलना या कोई भी हैंड बॉडी मूवमेंट उसको इफ़ेक्ट होता है. और स्पीच यानी कि कम्युनिकेशन और उनका जो लैंग्वेज एक्वायर करने का जो टैलेंट या एक्विजिशन हैबिट होती है वो भी लॉस हो जाती है. मोस्ट बेबीज विथ रेट सिंड्रोम सीम टू डेवलप नॉर्मली फॉर द फर्स्ट 6 to 18 months of age एंड देन लूज स्किल्स दे प्रीवियसली हैड. तो 6 to 18 मंथ तक वो नॉर्मली डेवलप होते हैं और उसके बाद वो स्किल्स को लूज़ करने लगते हैं, सच एज द एबिलिटी टू क्रॉल करने की, वॉक करने की, कम्युनिकेट और अपने हैंड्स को यूज़ करने की एबिलिटी को वो लूज़ कर देते हैं. सिम्टम्स क्या होते हैं? स्लोड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ बहुत स्लो हो जाना, प्रॉब्लम्स विद हैंड मूवमेंट्स, नो लैंग्वेज स्किल्स, प्रॉब्लम्स विद मसल्स एंड कोऑर्डिनेशन, ट्रबल विद ब्रीदिंग. So now the tools of assessment. How can you assess autism spectrum disorder? So these are the various types or various methods or tools to assess. That is childhood autism rating scale. So this is a rating scale on basis of which you can rate a child. Autism diagnostic interview revised. So this is an interview. Autism diagnostic observation schedule generic. Checklist for autism in toddlers. Screening tool for autism in 2-year-old. Autism behavior checklist. E1 and E2 scales by Rimland. Detection of autism by infant sociability interview. Winland adaptive behavior skills. So we'll understand only one or two of these tools and then we'll move further. Autism behavior checklist. So this is one of the tools of assessment for autism spectrum disorder. This is a list of questions about a child's behavior. मतलब चाइल्ड के बिहेवियर में कुछ क्वेश्चन सेट किए जाते हैं जिसके एक चेकलिस्ट बनाई जाती है, एक लिस्ट बनाई जाती है जिसके बेसिस पर किसी एक बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके उसमें फिल किया जाता है और फिर उस पर जज किया जाता है या उसका डायग्नोस किया जाता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है. So it was published in 1980 and is a part of a broader tool, the Autism Screening Instrument
फॉर एजुकेशनल प्लानिंग, ये एक इस ऑटिज़म स्क्रीनिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर एजुकेशनल प्लानिंग का पार्ट है. It is designed to be completed independently by a parent or teacher familiar with the child, who then returns to a trained professional for scoring and interpretation. तो ये एक इसलिए डिज़ाइन किया गया है क्योंकि इंडिपेंडेंटली कोई भी पेरेंट या टीचर जो उस बच्चे से जुड़ा हुआ है वो उसको फिल कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है, और उसके बाद जो ट्रेन प्रोफेशनल है वो उसको इंटरप्रेट करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है और स्कोरिंग करने के लिए उसको रिटर्न कर देता है. सो इसके अंदर 57 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं: सेंसरी, रिलेटिंग, बॉडी एंड ऑब्जेक्ट यूज, लैंग्वेज, सोशल एंड सेल्फ हेल्प. नेक्स्ट वी हैव ऑटिज्म डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल. सो दिस इज अनदर टूल फॉर असेसमेंट. इट कंसिस्ट ऑफ 8 टास्क. इसके अंदर 8 टास्क होते हैं जो कि 4 सोशल बिहेवियर पे फोकस करते हैं और 4 कम्युनिकेटिव बिहेवियर पे फोकस करते हैं. And this test was intended primarily for older, higher functioning, verbal autistic children. बड़े बच्चों के लिए किया जाता है ये. Allows you to accurately access and diagnose autism and pervasive development disorders across ages, development stage and language skills. तो ये ऑटिज़म और परवेजिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है किसी भी एज, डेवलपमेंट लेवल और लैंग्वेज स्किल्स पे. और इसका एडमिनिस्ट्रेशन टाइम जो होता है वो 35 to 40 मिनट्स होता है, यानी कि 35 to 40 मिनट्स लगते हैं इसको कंप्लीट करने में. नाउ द टीचिंग मेथड्स दैट यू कैन यूज़ फॉर द चिल्ड्रन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स: रिड्यूसिंग अननेसेसरीली इन्वायरमेंट स्टिमुली. तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं आसपास में लाइट या टच को लेकर, इन सब चीज़ों को. तो जो जिस ज़रूरत नहीं है वो इन चीज़ें उनके इन्वायरमेंट पे नहीं होनी चाहिए जो उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकें. पेयरिंग ऑटिस्टिक स्टूडेंट्स विद पॉजिटिव पीयर रोल मॉडल्स. तो उनको उन बच्चों के साथ पेयर करना चाहिए जो कि एक पॉजिटिव उन पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं. मेंटेनिंग स्ट्रक्चर एंड रूटीन. सो एज दे लाइक ओनली फिक्स्ड रूटीन एंड फिक्स शेड्यूल, सो वी शुड ऑलवेज कीप दिस इन माइंड. एनकरेजिंग काल्म एंड पॉजिटिव इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम. तो कोई भी किसी भी तरीके की नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए. हमें काल्म एंड पॉजिटिव इन्वायरमेंट को एनकरेज करना चाहिए क्लासरूम्स में. अवॉइड सेंसरी ओवरलोड. कैन बी डिस्ट्रैक्टेड बाय अनएक्सपेक्टेड थिंग्स इन द इन्वायरमेंट सच एज ब्राइट लाइट्स, स्मेल एंड साउंड. तो जो भी आसपास में ओवरलोड किसी भी तरीके का उन पर नहीं डालना चाहिए और वो इन सब चीज़ों से भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं जो अननेसेसरीली इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है. यूज़ विजुअल्स. तो यानी कि विजुअल्स कुछ ऐसे जिससे वो देख कर सीख सकता है बच्चा, उन चीज़ों का हमें ज़्यादा यूज़ करना चाहिए. बी प्रिडिक्टेबल, अ सेट रूटीन. यानी कि मतलब हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके का, किस डिसऑर्डर का, किस प्रॉब्लम का बच्चा किस तरीके से बिहेव कर सकता है. एक उसका सेट पैटर्न क्या है, एक रूटीन क्या है. तो हमें उस चीज़ का ध्यान में रखते हुए ही अपना जो भी है क्लासरूम एनवायरनमेंट उस तरीके का बनाना चाहिए. यूज़ कॉन्क्रीट लैंग्वेज. तो इजी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए. फिगरेटिव लैंग्वेज समझने में इन बच्चों को प्रॉब्लम होती है एज दे लैक कम्युनिकेशन स्किल्स. तो हमें कॉन्क्रीट बहुत ही इजी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए. टीच सोशल स्किल्स डायरेक्टली बाय मॉडलिंग एंड डिस्कसिंग अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड वेज. तो हमें सोशल स्किल्स उनको डायरेक्टली सिखानी चाहिए. मॉडलिंग यानी कि उनके बिहेवियर में चेंज लाने के लिए या लेकर आके, और कुछ ऐसे अप्रोप्रिएट बिहेवियर डिस्कस करके जो कि उनके समझने में ईजी हों. ट्रीट स्टूडेंट्स एज इंडिविजुअल. तो हर किसी बच्चे की नीड्स, रिक्वायरमेंट्स और लर्निंग का तरीका अलग होता है, तो उनको हमें इंडिविजुअल्स की तरह ट्रीट करना चाहिए रादर देन अ ग्रुप. बिकॉज जिस तरीके से एक बच्चा समझ सकता है ज़रूरी नहीं है कि उसी तरीके से दूसरा बच्चा भी समझे. सो वी शुड अंडरस्टैंड दिस. So if it was helpful for you, please do like, share and subscribe to our channel. Thank you so much and best of luck.